स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। तो अब देखिए इसका हम लोग को पढ़ना क्या है, इलास्टिसिटी होता क्या है। तो जनरली हम लोग को कि अगर इसका दो पार्ट अगर मतलब इसका अगर पार्ट्स वाइज बनाए तो पार्ट्स वाइज बनाने का मतलब है कि यहाँ हमारा हो जाएगा इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है कि कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या हमारी प्रॉपर्टी जो है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है कि कोई बॉडी है तो उस बॉडी की मतलब अगर कह सकते हैं कि उसकी जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता उसकी क्या होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी। तो अगर कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। तो अब ये इलास्टिसिटी होता क्या है। तो अब देखिएगा अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और उस मटेरियल पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो बॉडी फिर से उसी शेप में आ जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर ये है, अगर इस पर अगर हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे हमने फोर्स यहाँ पे छोड़ा ये क्या हो गया कि अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें इसके शेप साइज में चेंज हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल में कुछ चेंज हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसकी डिफॉर्मिंग कुछ हटा रहे हैं ये अपने शेप में आ जा रहा है। तो अगर इस तरह अगर कोई हमारा मटेरियल है जिस पर कोई फोर्स अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी अगर हमारा फिर से उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में था, तो अगर वो शेप में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब वो प्रत्यास्थ बॉडी है, उसकी जो प्रत्यास्थता हुई। तो अब उसकी प्रत्यास्थ करने का मतलब क्या है कि ये हमारा इलास्टिसिटी हो गया। तो अब इसमें हमने कहा कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर उसके शेप में उसके जो शेप साइड था उसका जो ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर उसमें कुछ चेंज होते हैं तो जैसे भी हमारे उसमें कोई चेंज होगा तो उसे चेंज को हम लोग बोलते हैं अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को वहां से रिमूव करें और फिर से वो अपना ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन उसको अगर पा लेता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो इलास्टिक बॉडी है। अभी इसके कुछ लिमिट भी होंगे कि अगर कोई मान ली कोई बॉडी अगर उस पर उस पर ऐसा अगर कोई फोर्स अप्लाई करे अगर वह बॉडी अपने फिर से शेप में ना आ पाए तो अगर वो फेस में फिर से अगर उसका शेप अगर उस शेप में नहीं आ पाता तो कहते हैं वो बॉडी टोटली डिफॉर्म हो गया, मतलब उसमें एक तरह का विकृति आ गया। तो अगर इस तरह का अगर कोई विकृति आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब उसमें स्ट्रेन होता है, वो बॉडी हमारे स्ट्रेन हो जाती है। ठीक है, तो अगला वही हमारा टॉपिक है कि स्ट्रेन होता क्या है, मतलब विकृति क्या होती है। ठीक है कि स्ट्रेन क्या है। तो देखिए स्ट्रेन हमारा क्या होता है कि शेप में ना आ पाए, मतलब टोटल की उसमें एकदम एकदम अपना रूप हो गया, उसका कोई रूप में ही चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो अगर इस तरह का अगर कोई चीज अगर इस तरह के बॉडी में कोई चेंज आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन है। ठीक है, अब ऐसे ही बना आता है कि स्ट्रेस क्या होगा, मतलब विकृति, ये तो विकृति का हमारा हो गया कि स्ट्रेस प्रतिबल क्या होगा। तो देखिए स्ट्रेस ये होता है कि अगर कोई बॉडी पे अगर हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद अगर उस बॉडी में अगर हमारा कोई चेंजेज होते हैं, चेंजेज होने का मतलब हो गया कि जैसे फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी अगर अपने फिर से जो शेप है उस शेप को फॉर्म कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो बॉडी फोर्स अप्लाई किया तो उसको बोला जाता है कि वो स्ट्रेस है अप्लाई किया है। मतलब स्ट्रेस इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स, जो इंटरनल फोर्स आपने अप्लाइड किया है और इसका जो एरिया मतलब एरिया में कुछ चेंज हुआ, कुछ क्षेत्रफल में चेंज हुआ, ये हमारा होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में है ये किस टाइप के हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। तो जनरली हम अगर स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन को डिफाइन करें तो स्ट्रेन हमारे 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका हम कैटेगराइज करें तो ये कैटेगराइजेशन हमारा ये 4 कैटेगराइजेशन होता है। पहला जो हमारा होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब अगर उसका हम लोग तो कोई फोर्स अप्लाई किया है और उसके लेंथ में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसकी लंबाई में अगर कोई परिवर्तन होगा तो दूसरा हमारा इसका दूसरा पार्ट में बनाते हैं तो ये हमारा एरियल होता है कि अगर कोई बॉडी है उस बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई किया और उसके एरिया उसके क्षेत्रफल में होता है कि वॉल्यूमेट्री मतलब आयतनात्मक चेंज कि वॉल्यूमेट्री को अब ये हमारा हो गया कि अगर कोई बॉडी है उसके अगर कोई फोर्स आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज हो गया तो वॉल्यूम में चेंज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे इसका वॉल्यूमेट्री मतलब आयतनात्मक। और जो चौथा हमारा होता है ये हमारा होता है शेयरिंग। ठीक है, कि शेयरिंग हमारा क्या, तो अब ये हमारा जो अब इसमें अगर उसके साइड्स में अगर कोई चेंज हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में, एंगल्स के फॉर्म में, मतलब उसका कोई एक फेस हम फिक्स करेंगे उसको कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस टाइम अगर कुछ चेंज होगा उसको हमारा इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन को। ऐसे ही तो अभी बात देखिए मैंने कहा है कि जो स्ट्रेन है तो स्ट्रेन क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा कि अगर केवल लेंथ में चेंज होता है, अगर कोई आपने फोर्स अप्लाई किया होगा
बॉडी का जो लेंथ में विकृति आ गया, लेंथ उसका मतलब लेंथ में कोई चेंज हो गया, और फिर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने लगाया अगर वो फिर हटाने पर जो बॉडी में अगर कोई मतलब उसका जो फॉर्म था अगर उस पर वो रिगेट नहीं होता, फिर से वो अगर नहीं पाता, तो इस तरह के जो चेंजेज होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ऐसे हमारा एरियल मतलब अगर उसके एरिया में चेंज हो गया, अगर बॉडी में अगर लेंथ ब्रेथ में अगर कोई चेंज हो गया तो हमारा एरियल हो गया। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा और हमारा शेयरिंग। ठीक है, इसी सेम टाइप से हमारा स्ट्रेस भी होता है। अब स्ट्रेस को भी डिफाइन करना है तो ये हमारा होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा जो पार्ट हमारा होता है ये होता है कि हमारा टेंजेंट, मतलब इसकी अगर स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो उस तरह हमारा क्या चेंज होगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये दो तरह के हम लोग इसमें इसको चेंज करते हैं। तो अब टेंजेंशियल में हमारा शेयरिंग भी आएगा, इसको शेयरिंग भी कहेंगे। और इसमें हमारा क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस मींस ये हो गया कि कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब इसमें एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब यह हमारा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है इसको फोर्स अप्लाई करने पर। ये तो हमारा हो गया कि स्ट्रेस क्या होते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ इसके पार्ट्स है, जैसे हम लोग कहेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होगा। जैसे अगर किसी बॉडी पे अगर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सब थोड़ी कि बॉडी तुरंत हमारा डिफॉर्म हो जाएगा, उसका कुछ लिमिट होगा। तो अब वो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वो बॉडी में जो चेंज हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स में जो चेंज हो रहे हैं, तो वह जो चेंज अगर हमारा होगा तो उस चेंज में क्या किया जा रहा है कि अगर जिस तरह जैसे ही उसमें अगर चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब किसी फोर्स पे किसी एक लिमिट पे, और जहां पे ये चेंज हमारा एक्सटेंड हो रहा है, जहां पे ये चेंज हमारा होना स्टार्ट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उस बॉडी का इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, उसकी प्रत्यास्थ की सीमा है। अब इसी तरह से आता है कि हमारा हुक्स लॉ क्या होगा, कि हुक्स लॉ। तो अब देखिए ये हमारा हुक्स लॉ क्या होता है। तो इसमें ये हुक्स लॉ ये था कि अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब जो प्रत्यास्थ की जो सीमा है अगर उसका है वो हमारा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हुक्स लॉ ये है कि अगर किसी बॉडी पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगर उसमें जो स्ट्रेस जो हमारा स्ट्रेस है वह स्ट्रेस क्या होता है, यह हमारा स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, जो स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारा प्रतिबल जो है वो विकृति की क्या है, अनुपाती है। तो अब इससे अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए कि अगर इस चीज को अगर हटा के ऐसे भी कर सकते थे कि स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने ई कर दिया और इनटू स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ से अगर ई का अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हमारे देखिए क्या मिलेगा, स्ट्रेस इसमें डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मतलब ये हमारा हो गया कि प्रतिबल और विकृति क्या हो गया, मतलब प्रतिबल और विकृति के अनुपात को भी हम ये जो एक अनुपात है, एक रेशियो है। तो ये हमारा हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब प्रत्यास्थ की सीमा पर अगर किसी बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो स्ट्रेस है वो अगर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें जो चेंज होगा वो स्ट्रेन के जो स्ट्रेस होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसी तरह से इसको हम लोगों ने कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब ये जो इलास्टिक जो हमारा ई जो है ये इलास्टिक लिमिट है, तो कोएफिशिएंट है, इलास्टिक कोएफिशिएंट। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेयर ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल क्या है, वो इलास्टिसिटी है। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक यंग्स मॉडुलस, दूसरा हमारा होता है बल्क मॉडुलस मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, तीसरा पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया जाए तो उसको सॉल्व किया जाए, देखा जाता है, बताइएगा। और जहां भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम लोग जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक में हम लोग जरूर मतलब डिस्कस जरूर करेंगे। आप बस कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स को इंडिकेट करिएगा, हम उसमें वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आता है कि हमारा पहला यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो जो यंग्स मॉडुलस है इसको हम लोग कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस होता क्या है,
तो यंग्स मॉडुलस हम लोग का ये है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या होता है कि क्या एक रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात होता है, मतलब एक रेशियो कि इट डिफाइंड रेशियो बोलते हैं द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन टू द नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा हो गया कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें जो हमारा प्रतिबल है और विकृति की जो अनुपात है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो इसका स्ट्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते थे कि यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो अब हमने कहा था कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, और ये क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये डेल्टा एल बाई एल लेंथ में चेंज हो गया था। मतलब अब इसको यहाँ पे ये लिख सकते थे कि एफ बाई ए और बाई डेल्टा एल बाई एल, अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो आप यह लिख सकते हैं कि एफ इंटू एल और ए डेल्टा एल, यही क्या हमारा है, यही हमारा यंग्स मॉडुलस है। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट एंड मात्रक देखा जाए तो अब देखिए कि इसका यूनिट एंड डायमेंशन देख लिया जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो अब हमारा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये हमारा तो न्यूटन हो गया और ये लेंथ है, मतलब मीटर 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 से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस y, ये हमको क्या मिलता है, ये मिल जाता है कि न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, एंड इट्स डायमेंशन तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं, तो ये और इसका यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, पास्कल भी होता है, पास्कल को P और N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह का क्या है, प्रेशर है, जो यंग्स मॉडुलस से एक तरह का क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, तो इसका पास्कल भी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका देखिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आप लिखना चाहते हैं कैसे इसके डायमेंशन को हम निकालेंगे। तब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू जैसे न्यूटन के लिए आप कहते हैं कि m l पे पावर m l t पे पावर -2 और एरिया के लिए क्या कहेंगे, a टू द पावर 2 सॉरी l पे पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, m l पे पावर -1 t पे पावर -2, ये हमारा क्या होगा, ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होगा। तो इसका यूनिट हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और डायमेंशन हमारा है m l पे पावर -1 t पे पावर -2। इसी तरह से सेम तरीके से हम लोग का आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत रिमार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह का रिमार्क है कि यह जो यंग्स मॉडुलस जो होता है यह केवल हमारा सॉलिड में ही मिलता है। मतलब ये जो चीज होगा यंग्स प्रत्यास्थ गुणांक जो मिलेगा यह केवल ओनली सॉलिड में ही आकर होगा, मतलब जो हमारे ठोस होंगे ठोस में ही केवल यह मिलेगा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो आकर करता है किसमें, ओनली सॉलिड में, ये केवल सॉलिड में ही मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब इसी तरह से सेम तरीके से हम लोग चलते हैं मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं कि आयतनात्मक परिवर्तन। आयतनात्मक परिवर्तन क्या होगा, तो अब देखिए बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको B से या K से रिप्रेजेंट करते हैं, B या K दोनों में से किसी एक से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि बल्क मॉडुलस हम लोग का होता क्या है, मतलब परिवर्तन क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, मतलब हमने अगर कोई बॉडी है उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने का मतलब नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो वॉल्यूम है अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कुछ चेंज होगा, उसी को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस, मतलब आयतनात्मक परिवर्तन। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयतनात्मक जो परिवर्तन हमारा होगा वो आयतनात्मक जो हमने कहा कि बल्क मॉडुलस वाले की बल्क मॉडुलस के या इसी को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहा गया कि जो मतलब ये क्या चीज है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब हमारा जो बॉडी है अगर बॉडी पे अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगर उसके जो उसका वॉल्यूम था वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। मतलब बल्क मॉडुलस हमारा क्या है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब उसके क्या है, उसके वॉल्यूम में अगर कोई चेंज हो जा रहा है तो इस तरह का अगर कुछ मिलता है जिसको लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब इसको चेंज भी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो B इक्वल टू आप लिख सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए अब क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने कहा था कि F बाई A, मतलब यहाँ पे है तो अभी लिखे थे ना कि फोर्स अपॉन एरिया है, और इसी तरह से इसका वॉल्यूम तो डेल्टा V बाई V,
अब देखिए वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा तो इसको आप नेगेटिव साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जनरली आप यह लिख सकते हैं कि एफ और v बाई ए इंटू डेल्टा वी, ये हमारा क्या होगा। अब इसका भी हमारा यूनिट क्या होगा, तो वॉल्यूम मीटर की यूनिट इससे कट देगा, यूनिट v का जो यूनिट है यूनिट, इसका मात्रक जो हमारा है वो क्या चीज है, यूनिट हम लोग को मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन हमारा होगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू ये क्या चीज मिलेगा, m l पे पावर -1 और t पे पावर -2, ठीक है। ये और इसका ये भी कह सकते थे, इसका एक और यूनिट हमारा पास्कल, मतलब एक पास्कल यूनिट भी है, एक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी है, और इसका जो डायमेंशन होगा वो ml पे और t पे पावर -2। ये हमारा हो गया बल्क मॉडुलस, मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। अब ऐसे ही सेम केस में हम लोग का होता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मतलब दृढ़ता गुणांक क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई हमारा बॉडी है, तो उस बॉडी पे अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, कोई एक क्यूब है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक कोई क्यूब है, और इस क्यूब की अगर किसी एक सरफेस को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक इसका जो फेस है उस फेस को मान लिया आपने फिक्स कर दिया। मान लीजिए कि हमने कहा दिया कि ये जो फेस है ना, इस फेस को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये हमारा जो फेस है इसको आपने एकदम टोटली हमारा फिक्स्ड है। तो जब यह फिक्स्ड है, ये स्थिर है, इसको मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो जब यह हमारा जो फिक्स्ड है, अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि इस सरफेस पे आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं, इधर आपने क्या किया कि इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये जो है कुछ इधर चला गया, और ये हमारा जो हो गया कुछ इस टाइप में। ये जो हमारा जो एंगल जो फॉर्म होता है, ये वाला एंगल, ये जो चेंज हुआ है इस बॉडी में जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये आया कैसे, तो शेयरिंग से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे अगर आप मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल जो हमारा स्ट्रेस है और जो टेंजेंशियल का हमारा स्ट्रेन है, इसके जो या शेयरिंग स्ट्रेन कह सकते थे, टेंजेंशियल में भी शेयरिंग भी करते हैं। तो अगर इस पे अगर अपने कोई फोर्स अगर उस तरह का अगर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी जो मिल रहा है, ये हमारा क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ये क्या है कि हमारा रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब इसी पे आपने क्या किया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस मींस क्या हो गया, ये आपने इसको एफ बाई ये लिखा था, और ये जो चेंज है उसको शेयरिंग को आपने थीटा बोला था, स्ट्रेन में थीटा आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो थीटा हमारा बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो एफ ए थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगला जो हमारा है वो पॉइसन रेशियो, मतलब पॉइसन रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये चीजें आपको प्रॉपरली वे में नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें बताया जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई तैयारी करते हैं, लाइक IIT नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही आपके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रॉब्लम अपने कमेंट सेक्शन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो इसको जरूर डिस्कस करिएगा। पॉइसन रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले सिलिंड्रिकल रॉड हमारा ये था, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है। अब इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी वाले जो चेंजेस जो हमारे आए, अब जो बच रहा है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये इतना मिला है। तो पहले अगर इसका जो लेंथ हम मान लिया, अगर इसका डायमीटर मान के चल रहे थे, ये यहाँ तक अगर डायमीटर d था, ये पूरा डायमीटर d है। तो अब जो जो ये डॉटेड वाला जो हमने बनाया है, तो डॉटेड वाले में देखिए डायमीटर अब कुछ रिड्यूस हो गया, कुछ कम हो गया है। और कुछ कम होने का मतलब हमारा हो गया है कि अब इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए इसका जो हमारा पहले जो लेंथ था, एक्चुअली जो पहले जो लेंथ था वो मान लीजिए कि हमारा L था, ठीक है। लेंथ अगर हमारा L है, तो
तो अब दूसरे वाले के भी लेंथ तो हमको इतना ही मिलेगा, लेकिन इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कुछ चेंज हो रहा है। वो मान हम चेंज कर रहे हैं कि पहले तो डी था, अब इसमें से कुछ चेंज हो गया, तो मान जब मान लेते जो डेल्टा डी है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि डी हमारा डेल्टा डी है। अब पाइसन रेशियो क्या कि हमारा एक रेशियो है, और ये भी किस में, तो लेटरल जो स्ट्रेन है और जो हमारा लेटरल जो स्ट्रेन है, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की जो रेशियो है उस रेशियो को हम बोलते हैं पाइसन रेशियो। अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसमें जो हमारा जो बॉडी में जो स्ट्रेन हो गया था, स्ट्रेन का मतलब कि वो पूरी तरह से उसमें डिफॉर्म हो गया था, अब वो जो डिफॉर्म हो गया तो पाइसन रेशियो सिग्मा रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा हो गया कि लेटरल, ये हमारा हो गया कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो पाइसन रेशियो कितना हो गया, तो पाइसन रेशियो इक्वल टू हो गया। अगर मान लीजिए अगर हम करें कि इसमें जो लेटरल स्ट्रेन है, वह जो लेटरल स्ट्रेन है पहले तो पूरा हमारा इसका जो डायमीटर था वो हमने डी माना था, अब जो इतना जो डायमीटर होगा इसको हमने डेल्टा डी माना है, ठीक है। तो जो लेटरल जो हमारा जो स्ट्रेन हम मान रहे हैं, तो लेटरल स्ट्रेन में इसके लेंथ में क्या चेंज होगा, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग यहां से बोल सकते थे लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये क्या होता है, ये हमारा डेल्टा डी बाई डी होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो जब ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करते हैं तो अब क्या होगा, तब इसको डायग्राम को हटाते हैं। अगर आप अगर यहाँ पे इसका अगर वैल्यू अगर आप पुट करते हैं इसमें फॉर्मूले में, तो ये आप लिख सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये हमारा डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, ए बाई बी और सी बाई डी। तो अब ये एल आकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एल बाई डी और डेल्टा डी बाई डेल्टा एल, यही हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, मतलब यही हमारा पाइसन रेशियो है, ठीक है। अब इसी में बात की जाता है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक स्टील हो और एक रबर हो, तो उसमें कहा जाता है कि कौन बॉडी जो हमारा होगा वो टोटली मतलब उस कौन प्रत्यास्थ होगा, मतलब स्टील वाला जो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा, मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, एक रबर का रॉड आपके पास और एक स्टील का रॉड है। तो अब देखिए अभी हम लोगों ने एंग्स मॉडुलस जो पढ़ा था, तो एंग्स मॉडुलस में हमने देखा था कि जो बॉडी में हमारा जो चेंजेस होते हैं, मतलब यहाँ पे वही नॉर्मल स्टेट और नॉर्मल स्टेट ही देखा था, मतलब ये चीज देखा था एंग्स मॉडुलस इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, यही हमने देखा था। तो जो एंग्स मॉडुलस है वो जो लेंथ जो इंक्रीज कर रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब y जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ के। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास एक रबर का रॉड है और एक आपका स्टील का रॉड है, तो अब रबर हम आसानी से खींच सकते हैं उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर कोई एक रबर का रॉड है उसके ऊपर कोई वेट mg लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये फोर्स mg है, तो अगर हम लोग कह दें कि स्टील के लिए जो हमारा प्रत्यास्थ गुणांक एंग्स मॉडुलस है वो ys है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले को आप ऐसे चेंज करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि mg और फिर आपका l, मतलब ये स्टील के लिए है, ठीक है, या सॉरी अभी सबके लिए लिख रहे हैं, और a और यहाँ पे हमारा हो गया कि डेल्टा एल, और a को भी हम पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो गया। तो अब देखिए जब स्टील के लिए आप लोग लिखेंगे तो y पर नहीं लिखेंगे ना कि ms और g और फिर हमारा ls बाई पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे s कर लीजिए और डेल्टा ls, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो रबर है वाई आर, उसके लिए हमको यही पर चाहते हैं उसके लिए वाई आर मान लेते हैं, तो जब ये लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम आर जी फिर हमारा एल आर बाई पाई आर 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 स्क्वायर और डेल्टा एल आर। अब देखिए कि रबर जो हमारा होगा वो आसानी से खींच जाएगा, जब ये आसानी से खींच अगर उसको आप खींच सकते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन है, जो प्रसार है, लंबाई में उसका जो चेंज हो रहा है वो आसानी से हो जाएगा। मतलब इसके लिए जो हमारा प्रत्यास्थ जो गुणांक मिल रहा है कि जो रबर के लिए जो हमारा मिल रहा है ये आसानी से हमारा डेल्टा एल आर ये बड़ा होगा, जल्दी खींचेगा, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, कम होगा। तो अब यह जब कम होगा तो अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वांटिटी तो हमारे सेम है, हमारे मास सेम लेते हैं, सब कुछ सेम लेते हैं, तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं
कि जो डेल्टा एस मतलब वाई एस मतलब स्टील और ये रबर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा जो यह जो मिल रहा है, यह हमारा जो डेल्टा एल है वो अभी भी हमको दिख रहा है कि जो डेल्टा आर है, ठीक है, यह ग्रेटर है किससे, डेल्टा एल एस से। तो जब यह ग्रेटर है इस चीज से, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टील का जो प्रत्यास्था जो गुणांक होगा वह क्या हो रहा है कि यह हमारा छोटा हो गया, और इसमें जो चेंज होगा जो स्टील वाले में है, इस वाले में मान लीजिए यहाँ पे अगर स्टील कर देते हैं तो अब इसमें कम परसेंट करती है बड़ा होगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वाई एस है वो क्या है, वाई आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बिगर होगा। मतलब ये जो रेशियो है, रेशियो क्या है, 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर तो आप कह सकते हैं ना कि वाई एस क्या है, वाई आर से हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये रीजन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारा रबर होता है वो क्यों ज्यादा प्रत्यास्थ है, सॉरी मतलब स्टील जो है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो उसकी जो प्रत्यास्थता वो ज्यादा है क्योंकि उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आज का हम लोग का लास्ट में टॉपिक है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को आप खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब उसमें जो हमारा एनर्जी है वो एनर्जी कितना स्टोर होगा, इसका हम लोग को देखना है। हम लोग हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचने पर उसकी उसमें जो ऊर्जा होगी, जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी। मतलब हमारे पास एक स्टील का जो वायर है और कोई एक पर्टिकुलर वायर है और उसमें आप कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए कोई मास वहां पे लगा रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी होगा उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कहा जा रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो मान लीजिए हमने कह दिया कि एल है, ठीक, इसका जो हमने लेंथ लिया है वो एक्चुअल लेंथ हमने मान लिया कि उसका वेट यहाँ पे अप्लाई करना है एमजी, ठीक, यहाँ पे कोई एक वेट हमने एक एमजी अप्लाई कर दिया। तो अब इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए अभी इसका जो लेंथ है वो लेंथ हमारा कुछ राइज कर गया, तो जब यहाँ लेंथ कुछ राइज कर गया तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर आ गया, ये इतना जो लेंथ हमारा राइज कर गया, तो इसको मान लेते हैं कि ये डेल्टा एल है, ठीक है। तो अब जो इसका जो एक्चुअल जो लेंथ हमारा हो रहा है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो अब इसमें कितनी हमारी एनर्जी स्टोर होगी है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कि तो अगर इसमें हमारा कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लेंथ के क्रॉस हमारा चेंज हो रहा है, और इसका जो वायर है तो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए मान लेते हैं कि अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका जो वायर का जो रेडियस हम लेके चलेंगे उसके क्रॉस सेक्शन का वो मान लेते हैं कि अगर आर है। तो अब देखिए तो हमारा एंस माइनस होता क्या है, एंस माइनस को तो हमने पढ़ा ना कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेस को आपने क्या लिखा था, स्ट्रेस को एफ बाई ए लिखा था और बाई डेल्टा एल बाई एल लिखा था, ये आपने लिखा था, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर यहाँ पे हम जो मानेंगे कि ये तो स्ट्रेस था और एंस माइनस था, अब यहाँ पे जो हमारा जो कंडीशन में मानते हैं कि इसमें जो चेंज हुआ होगा, जो 60 में चेंज हुआ होगा, तो अब वहां पे हम कह सकते हैं कि इस बॉडी में जो चेंज हो रहा है वो मान लेते हैं कि हमारा एक्स है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ और एल हमारा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारा एक्स है, ठीक है, एल हम यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो चेंज हो रहा है उसको हमने मान लिया कि वो चेंज जो हमारा वो एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा ए, ये मान लिया आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ से क्या करिए, आप फोर्स का वैल्यू निकालिए। तो जब आप फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एल से डिवाइड होगा, बाकी सबसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वाई ए बाई एल और इंटू एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर हो जैसे माना गया है कि कोई एक वायर है, वो इस वायर का लेंथ हमने एल माना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने ए माना हुआ है, जो रेडियस उसका अगर उसको आर मान ले रहे हैं, तो उस टाइम उसमें जो वायर में जैसे उसको खींच रहे हैं, तो खींचने में हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी, कितनी ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को हम लोग लिख रहे हैं। तो अब इसमें हमारा लेंथ की करस्पॉन्डिंग कुछ चेंज हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ कर दिया। जैसे देखिए अब इसमें वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, वर्क डन जब निकल जाएगा तभी हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी में उतनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने उसको खींचा था, जो हमारा ये वायर है, वायर को हमने जब खींचा तो सपोज करिए कि इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स हमारा चेंज हुआ है। तो जब यहाँ पे जब डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है तो कुछ टाइम इसमें या उसको कह सकते हैं कि डीएक्स अगर चेंज हुआ तो कितना हमारा वर्क डन होगा। तो छोटा सा चेंज हुआ है, छोटा सा चेंज होने का मतलब हमारा है कि जो वर्क डन होगा वो भी हमारा बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पे वर्क डन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू, और डीडब्ल्यू कितना एफ इंटू डीएस। अब एफ का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 2 से। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाई ए एल एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि अब पूरे जो वायर है उस पूरे वायर के लिए अब क्या करिए, इसको
मतलब उस पूरे वायर में कितनी हमारी जब उसको खींचेंगे तो कितना टोटल वर्क डन कितना होगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो इसके विद इन द लिमिट तक। तो अब यहाँ पे कहेंगे, मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन द लिमिट तो लिमिट हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, तो जो हमारा जो चेंज हुआ है उसे चेंज से, मतलब हम मान रहे हैं कि जो चेंज है वो L पहले था, L से हमारा L प्लस ये स्मॉल L हो गया, ठीक है। मतलब जो चेंज हमारा हुआ वो L से L हो गया। और यहाँ पे जो हमारा जो वर्क डन है, मतलब यहाँ पे यह मानेंगे कि x पहले जो चेंज नहीं हुआ था तो 0 था, और जब चेंज हुआ तो कितना हमारा चेंज हो गया, तो x टू L तक, ठीक है। अब इस स्पेशल जो इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो यहाँ से हमारा dw, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि y a by L x dx, ठीक है। और 0 से कहां तक, L तक। अब देखिए y a L कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। तो अगर इसको आप कांस्टेंट की तरह इसको जब बाहर करेंगे तो y a by L तो बाहर हो गया, और 0 से L, और ये हमारा क्या होगा x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल x² by 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं y a by L, और यहाँ पे आप लिमिट देकर के लिख सकते हैं कि x² by 2, ठीक है। और यहाँ से कहां से, 0 से L तक। अगर मैं यहाँ से 0 से L तक हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या चीज होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। जब इंटीग्रेट करोगे इसको, जब आप सिंपली जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वर्क डन, हम इसको मान लेते हैं कि टोटल W हो गया। इस टाइप हमारा हो गया कि y a by 2L, 2 को हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि L² माइनस 0², ठीक है। W को आप लिख सकते हैं कि y a by 2L और L², ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें वर्क डन है, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम में कितनी हमारी एनर्जी जो स्टोर है उसको हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर उस चीज को निकाला जाए तो देखा जाए कितना आता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे करते क्या है कि y और L by L को एक पास रखेंगे, और AL को हम एक L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हमारा हो गया कि W को कैसे लिख लिया 1/2, और y जैसे अभी आप लोगों ने एनएस फॉर्मूला में पढ़ा था, y इक्वल टू, तो क्या पढ़ा था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन पढ़ा था, ठीक है। तो इसी के टर्म में हम फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के टर्म में क्या कोई फॉर्मूला अगर यहाँ पे जनरेट हो सकता तो उसको जनरेट किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम y लिख लिए और इसको L by L लिख रहे हैं, ठीक है। और a की जो a है अभी a को साइड में रख रहे हैं और फिर से L by L लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि L का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो L का डिवाइड किया है, तो यही पे हम L का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर स्ट्रेस लाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेस हो गया, तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये स्ट्रेस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2, और यही क्या है हमारा, यह स्ट्रेस है, और ये क्या चीज है, ये हमारा स्ट्रेन है। ये जो चीज है ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो जब ये हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन मिल गया, और ये क्या है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वायर है, ये हमारा जो है ये वॉल्यूम ऑफ वायर है, ये वायर का आयतन है। ये हमको वर्क डन मिल गया। और वर्क डन के डिफिनेशन से ये होता है कि जो हमारा कोई भी अगर मटेरियल, अगर कोई बॉडी को अगर हम कहीं पे प्लेस करते हैं, तो प्लेस करने में जो हमारा जो बॉडी में जितने भी हम वर्क डन करते हैं उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये उतना एनर्जी में स्टोर है। अब क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम से भी इसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो उसी टाइम हमको जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसके प्रति वॉल्यूम में, मतलब प्रति इसके क्यूबिक जो क्यू बाई, मतलब इसको इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करिए, तो जो वॉल्यूम से इसको हम डिवाइड करते हैं इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। और स्मॉल लिमिट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, मतलब इसके प्रति इकांक के वॉल्यूम में, प्रति इकांक आयतन में कितना हमारा एनर्जी स्टोर है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है कि यू में पोटेंशियल एनर्जी में आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया है, इसके आयतन से, तार का जो आयतन था उससे इसमें भाग दिया, तो ये आपको यू मिला। और ये कितना के बराबर है, तो देखिए हमारा अगर इसको लिखते हैं तो फिलहाल के लिए इसको यह लिखते हैं कि 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये हो गया। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आया कहां से, कहते हैं कि हमारा एंग्स मॉडुलस था,